नमस्कार, JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल की पुस्तक पर्यावरण और हम का अध्याय 8 जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश को पढ़ चुके हैं। अब उसी अध्याय का प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। बच्चों, यह एक उदाहरण स्वरूप आपको बतलाया जा रहा है। आप उत्तर को देख लीजिए, समझ लीजिए और अपने शब्दों में इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा और लिखने के बाद अपने विषय शिक्षक को जरूर दिखलाइएगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं इस अध्याय का अभ्यास का पहला प्रश्न जिसका नाम है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, अमेजन बेसिन किस महाद्वीप में स्थित है? अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न 2, पटना किस नदी के तट पर स्थित शहर है? पटना गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। प्रश्न 3, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की प्रमुख फसल कौन सी है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की प्रमुख फसल धान है। प्रश्न 4, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। प्रश्न 5, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। अब बच्चों, यह है प्रश्न 2, सही उत्तर लिखें। आपको इसमें एक प्रश्न का 4 उत्तर दिया गया है। जो सही उत्तर है उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, टूकन क्या है? क फसल, ख पशु, ग पक्षी या घ फूल? टूकन पक्षी है। प्रश्न 2, अमेजन बेसिन में घने वन को क्या कहते हैं? क सेल्वा, ख प्रेयरी, ग डाउन्स या घ वेल्ड? अमेजन बेसिन में घने वन को सेल्वा कहते हैं। प्रश्न 3, चाय के बागान कहाँ पाए जाते हैं? क आसाम, ख हरियाणा, ग राजस्थान या घ बिहार? उम्मीद है बच्चों आप बता दिए होंगे कि चाय के बागान आसाम में पाए जाते हैं। प्रश्न 4, ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? क है रोक्का, ख पोडू, ग मिल्पा या घ झूम? ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोक्का कहते हैं। प्रश्न 5, सुंदरवन का डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित है? सुंदरवन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। तो ये था बच्चों सही उत्तर लिखें। अब प्रश्न 3 है, नाम लिखो। प्रश्न दिया गया है और जो पूछा जा रहा है उसका आपको नाम लिखना है। तो प्रश्न 1 है, अमेजन बेसिन में स्थित 2 देशों का नाम। ये 2 देशों का नाम आपको लिखना है। तो अमेजन बेसिन में स्थित 2 देशों का नाम है ब्राज़ील और पेरू।
प्रश्न 2, वर्षा वन पाए जाने वाले 2 प्रदेश। असम और मेघालय में वर्षा वन पाए जाते हैं। प्रश्न 3, ब्रह्मपुत्र की 2 सहायक नदियों के नाम। ब्रह्मपुत्र की 2 सहायक नदियों के नाम हैं लोहित और दिबांग। प्रश्न 4, गंगा डेल्टा में पाए जाने वाले 2 वृक्षों के नाम। गंगा डेल्टा में पाए जाने वाले 2 वृक्षों के नाम हैं सुंदरी और बांस। प्रश्न 5, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में स्थित 4 प्रमुख पर्यटन स्थलों के नाम आपको बताना है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में स्थित 4 प्रमुख पर्यटन स्थल हैं आगरा, पटना, गया और असम। तो यह था बच्चों नाम लिखो के तहत प्रश्नों में दिए गए स्थानों, नदियों, वृक्षों और प्रदेश का नाम लिखना। प्रश्न 4 में है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 20 से 25 शब्दों में देना है या 4 पंक्ति में देना है। तो बच्चों पहला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती होती है, क्यों? धान की फसल के लिए अधिक जल मतलब पानी की आवश्यकता होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में भी अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ धान की खेती होती है। प्रश्न 2 है, अमेजन बेसिन में वर्षा वन के कटने से मतलब वन के कटते जाने से क्या प्रभाव पड़ रहा है? अमेजन बेसिन में वर्षा वन के कटने से वर्षा में कमी आ रही है और मृदा अपरदन के कारण बंजर भूमि का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। वर्षा में कमी, मृदा अपरदन और जिस कारण भूमि का बंजर होना, ये 3 चीजें हो रही हैं। प्रश्न 3 है, अमेजन बेसिन में मानव जीवन कठिन है, वहां रहना मुश्किल है, कैसे? प्रतिकूल जलवायु जैसे उच्च तापमान, बहुत गर्मी, भारी वर्षा, अधिक आर्द्रता और इन सब के कारण घने जंगल हो जाने के कारण अमेजन बेसिन में मानव जीवन कठिन है। यह था बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। अब प्रश्न 5 है, अंतर बताना है आपको। अंतर बताएं, सहायक नदी और वितरक नदी में क्या अंतर है? सहायक नदी वह छोटी नदी होती है जो मुख्य नदी में आकर मिलती है। कई नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां आकर बड़ी नदी में मिलती है, तो ये छोटी छोटी नदियां ही बड़ी नदी की सहायक नदी कहलाती है, क्योंकि वो उसमें पानी भरने में वो सहायता कर रही है। जबकि वितरक नदी उस नदी को कहते हैं जो मुख्य नदी से निकलकर किसी दूसरी दिशा में बहने लगती है। मुख्य नदी से ही पानी कहीं कट कर निकल गया और एक छोटी नदी बनकर वो कहीं और जाने लगा, तो वो वितरक नदी हो गया, क्योंकि वह उस बड़ी नदी के पानी को बांट दे रहा है, वितरण कर दे रहा है। तो आप समझ गए कि सहायक नदी आकर बड़ी नदी को पानी देता है, उसका पानी को बढ़ा देता है, और वितरक नदी उससे अलग होकर उसके पानी को कम कर देता है। प्रश्न 2 है, अंतर बताएं में कि रेशम कीट पालन में और कृषि में क्या अंतर है? रेशम उत्पादन कृषि आधारित ही है और यह एक कुटीर उद्योग है। इसमें बड़ी मात्रा में रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का पालन पेड़ों के ऊपर किया जाता है। पेड़ों पर कीड़ों को रखा जाता है, उसके पत्ते खाकर ये बड़े होते हैं। जबकि कृषि कार्य में किसी उपजाऊ भूमि में फसलों को उगाया जाता है और उनकी नियमित सिंचाई की करनी पड़ती है, और फिर जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसको काट लिया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। तो यह था बच्चों अंतर बताएं। अब प्रश्न 6 है, कारण बताएं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में घनी आबादी पाई जाती है, क्या कारण है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में घनी आबादी पाई जाती है?
गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के मैदानी प्रदेशों में अनुकूल परिस्थितियां हैं, जैसे कृषि की सुविधा है, परिवहन की सुविधा है, पेयजल मिल जाता है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। इन सब कारणों से वहाँ घनी आबादी पाई जाती है। जहाँ मनुष्य को सुविधा मिलेगा वहाँ की जनसंख्या अधिक होगी। प्रश्न 2 है, कर्तन एवं दहन कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। मतलब कर्तन एवं दहन कृषि स्थानांतरित कृषि कैसे हुआ? कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में भूमि तैयार करने के लिए, मतलब खेती के लायक जमीन को बनाने के लिए पेड़ों और झाड़ियों को काट कर जलाया जाता है। काटना को कर्तन कहते हैं, जलाना को दहन कहते हैं। तो कर्तन एवं दहन किया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक अच्छे से कृषि होती है, पर जैसे ही पोषक तत्वों का वहाँ अभाव होने लगता है तो उस जमीन के टुकड़े को किसान छोड़कर दूसरे भूखंड पर यही प्रक्रिया करते हैं। फिर झाड़ियों को काटते हैं, जलाते हैं और फिर वहाँ खेती शुरू करते हैं। मतलब खेत बदलते रहता है, कई वर्षों में खेत इनका बदलते रहता है कि खेत में जीवन भर खेती नहीं करते हैं। तो इस पद्धति में भी कृषि भूमि स्थानांतरित हो रही है, बदल रहा है, मतलब स्थान बदल रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, तो इसलिए इसे भी स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। अब बच्चों प्रश्न 7 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वनस्पति एवं वन्य जीवन का विश्लेषण कीजिए। दूसरा है, मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रित संबंध है, व्याख्या कीजिए। तो बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कुछ दीर्घ होता है, कुछ ज़्यादा ही आपको समझाकर इसमें लिखना है। और अगर आप इस पूरे अध्याय को समझे हैं तो आप इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं लिखने का अभ्यास कीजिए और लिखकर अपने वर्ग शिक्षक को दिखलाइएगा। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपके लिए छोड़ रहे हैं बच्चों। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न 8 में दिया गया है परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क। अगर इसको आप करते हैं तो आपको मज़ा भी आएगा और मन लगेगा पढ़ने में, साथ ही इस अध्याय की समझ भी आपको अच्छी तरह से बन जाएगी। तो विश्व के मानचित्र पर आपको जो यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित को विभिन्न संकेतों द्वारा दर्शाना है। तो क्या क्या को दर्शाना है? अमेजन नदी कहाँ पर है, पेरू कहाँ पर है, देश है पेरू, विषुवत रेखा को दिखलाना है, गंगा नदी कहाँ बहती है वो दिखलाना है, ब्रह्मपुत्र नदी को दिखलाना है और सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है। इन सब को आपको विश्व के मानचित्र पर दिखलाना है। दूसरा प्रोजेक्ट वर्क है अमेजन बेसिन तथा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जलवायविक भिन्नता के कारण जीवन वन शैली में पाए जाने वाले विभिन्नताओं की तुलनात्मक चर्चा करके लिखना है। बच्चों इसको और एक बार आप समझ लीजिए। अमेजन बेसिन तथा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जलवायु भिन्नता है, तो जलवायु भिन्नता के कारण वहाँ के जीवन शैली में क्या भिन्नता पाया जाता है। आपको दोनों को तुलना करना है कि अमेजन बेसिन का जीवन कैसा है और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जीवन कैसा है, और फिर तुलना करके उनको चर्चा करना है आपको। और चर्चा करने के बाद इसको लिखना है। चर्चा किससे करना है? अपने साथियों के साथ करना है, अपने शिक्षक के साथ करना है और इसको आपको लिखना है। तो बच्चों परियोजना कार्य भी आप जरूर करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। तो ये था बच्चों इस अध्याय का प्रश्नोत्तर अभ्यास। तो बच्चों ध्यान से आप पुस्तक पढ़िएगा और लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा। पढ़ना लिखना अभ्यास का विषय है, अभ्यास छूट जाता है तो ये हम पढ़ाई से बहुत पिछड़ जाते हैं। तो समय कैसा भी हो, पढ़ना लिखना नहीं आपको छोड़ना है। आप जितना पढ़ना चाहेंगे आप पढ़ सकते हैं, तो पढ़ते रहिए बच्चों। खेलना भी ज़रूरी है, खेलते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद बच्चों।